बिरसा थाना के अंतर्गत दमोह रोड पर स्थित मरारी टोला के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतक राहुल पिता रमेश नेताम 22 वर्ष ग्राम चक्रवाही थाना मलाजखंड और परशुराम पिता पूरनसी मरावी 30 वर्ष ग्राम निक्कुम थाना मलाजखंड निवासी है। दोनों युवकों का शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ऐसी दुर्घटना में घायल एक 17 वर्षीय लड़की कुमारी पुष्पा पिता विशाव धुर्वे ग्राम सलगट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परशुराम मरावी दो भाई और दोनों भाई अपने परिवार के साथ अलग अलग रहकर खेती किसानी करते हैं। बताया गया कि 26 जनवरी की शाम को परशुराम मरावी अपने रिश्तेदार पुष्पा धुर्वे को मोटरसाइकिल में उसके गांव सलगट छोड़ने के लिए जा रहे थे। बिरसा से दमोह रोड पर स्थित मरारी टोला के पास जब राहुल नेताम दमोह की ओर से बिरसा की ओर आ रहा था, तभी परशुराम मरावी और राहुल नेताम की मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से परशुराम मरावी और राहुल नेताम गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुष्पा धुर्वे राहुल नेताम की मोटरसाइकिल में सवार अन्य दो युवकों को मामूली चोटें आई। सभी घायलों को बिरसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर राहुल नेताम के उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल परशुराम मेरावी और पुष्पा धुर्वे को बिरसा के अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। रात्रि 10:30 बजे परशुराम मेरावी और पुष्पा धुर्वे को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परशुराम मेरावी को मृत घोषित कर दिया। परशुराम मेरावी की जिला अस्पताल आते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। घायल पुष्पा धुर्वे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में राजीनामा करवाने के लिए आरोपी ने अपनी सौतीली बहन के साथ एक षड्यंत्र के तहत पीड़िता के पिता को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने के साथ ही 1 लाख रुपए की मांग कर दी। पिछले 4 दिनों से ब्लैकमेलिंग से परेशान इस व्यक्ति ने कोतवाली बालाघाट पहुंचकर नगर निरीक्षक प्रकाश वास्कले को अपनी व्यथा सुनाई। नगर निरीक्षक श्री वास्कले ने इस व्यक्ति की व्यथा सुनकर तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इस मामले में इस व्यक्ति को राजीनामा करवाने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे सहबाज उर्फ बिट्टू पिता फिरोज खान 25 वर्ष निवासी ग्राम अमोली लालवर्रा और उसकी सौतेली बहन शीतल पंचेश्वर पिता स्वर्गीय प्रताप सिंह पंचेश्वर 28 वर्ष वार्ड नंबर 5 बैयर चौकी बालाघाट निवासी को गिरफ्तार कर दिया है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की कपड़े की दुकान है, जिसकी नाबालिग बेटी के साथ सहबाज उर्फ बिट्टू के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। 5 महीने ही पहले ही सहबाज जेल से छूटकर आया था, तभी से वह दुष्कर्म के मामले में राजीनामा करने के लिए पीड़िता के पिता पर दबाव बना रहा था, किंतु पीड़ित इस व्यक्ति ने राजीनामा करने से मना कर दिया और इसके बाद आरोपी सहबाज उर्फ बिट्टू ने बालाघाट में रहने वाली अपनी सौतीली बहन शीतल पंचेश्वर के साथ इस व्यक्ति को राजीनामा कराने के दबाव बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। घटना के 3-4 महीने पहले शीतल पंचेश्वर ऋतु लिल्लारे के नाम से पीड़िता के पिता की दुकान में कपड़े खरीदने के लिए जाने लगी और उसने पीड़िता के पिता से अपनी जान पहचान बढ़ाई। जान पहचान इतनी बड़ी कि पीड़िता का पिता और ऋतु लिल्लारे दोनों मोबाइल से बातचीत करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। पीड़िता के पिता ने ऋतु लिल्लारे को उधारी में कपड़े भी दिए, किंतु जब पीड़िता के पिता ने ऋतु लिल्लारे से कपड़े उधारी के पैसे मांगे तो ऋतु लिल्लारे ने पीड़िता के पिता को पैसे देने से मना कर दिया और धमकाने लगी कि अगर पैसे मांगे तो तुम्हें दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा दूंगी, और वह उल्टे पीड़िता के पिता से ही रुपयों की मांग करने लगी। पीड़िता के पिता ने अलग अलग किस्तों में ऋतु लिल्लारे को 15,000 रुपये नकद दिए थे। 23 जनवरी 2024 को ऋतु लिल्लारे पीड़िता के पिता के दुकान कपड़े लेने बालाघाट से लालबर आई थी और उसने पीड़िता के पिता को मोटरसाइकिल से बालाघाट छोड़ने के लिए कहा। तब पीड़िता का पिता ऋतु लिल्लारे को मोटरसाइकिल में लेकर रात्रि 9:30 बजे उसके रूम करुणा नगर बूढ़ी बालाघाट पहुंचा। ऋतु लिल्लारे ने इस व्यक्ति को कमरे में बैठने के लिए बोला, तब वह व्यक्ति कमरे में बैठ गया। उसके बाद ऋतु लिल्लारे इस व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोले, उसके शर्ट उतारने लगे। इतने में अचानक उस कमरे में सहबाज और बिट्टू आ गया और फोटो और वीडियोस बनाने लगा। सहबाज उर्फ बिट्टू की इस हरकत से यह व्यक्ति घबरा गया, जिसने सहबाज को बोला कि यह क्या कर रहे। सहबाज ने इस व्यक्ति से बोला कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया, यदि तुम्हारे पुराने केस में राजीनामा नहीं करोगे तो मैं अपने मोबाइल में लिए फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। यह भी बोला कि ऋतु लिल्लारे को मैंने ही समझाकर प्लानिंग के साथ भेजा था। सहबाज और ऋतु लिल्लारे दोनों ने इस व्यक्ति को पुराने केस में राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने के साथ ही 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की भी धमकी देने लगे। उसके बाद यह व्यक्ति अपने घर आ गया और अपने परिवार वालों को एक घटना के संबंध में बताया कि सहबाज और ऋतु लिल्लारे केस में राजीनामा करने के लिए दबाव दे रहे हैं तथा 1 लाख रुपए के लिए धमका रहे हैं।
शहबाज उर्फ बिट्टू और रितु लिल्लार के द्वारा की जा रही ब्लैकमेलिंग से परेशान ये व्यक्ति 26 जनवरी को कोतवाली बालाघाट पहुंचा। नगर निरीक्षक प्रकाश वास्कले को अपनी व्यथा सुनाई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में इस व्यक्ति के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शहबाज उर्फ बिट्टू और रितु लिल्लार के विरुद्ध धारा 384, 388, 506, 195 व ए 341, 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। जांच में पता चला कि रितु लिल्लारे का असली नाम शीतल पंचेश्वर है, जो बालाघाट में बैयर चौकी वार्ड नंबर 5 में रहती है। वह शहबाज उर्फ बिट्टू के रिश्ते में उसकी सौतेली बहन लगती है। उप निरीक्षक किरण वरकड़े ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक के बाद एक करके शहबाज उर्फ बिट्टू और उसकी तथाकथित सौतेली बहन शीतल पंचेश्वर उर्फ रितु लिल्लारे को गिरफ्तार कर लिया। 27 जनवरी को उप निरीक्षक किरण वरकड़े ने दोनों को बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। एक पीड़ित है लालबर्रा का रहने वाला है और पीड़ित की नाबालिग बच्चे के साथ में लालबर्रा के ही शहबाज नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया था, जिसका केस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शहबाज कुछ समय पहले ही जमानत पे छूट कर आया था, तभी से पीड़िता के पिता को राजीनामा के लिए धमका रहा था और इस कोशिश में था कि पीड़िता के पिता को भी कहीं न किसी झूठे मामले में फंसा दे ताकि वो प्रकरण में राजीनामा कर दे। जब शहबाज उस पीड़िता के पिता को राजीनामा के लिए तैयार नहीं कर पाया तो उसने अपनी एक बहन, दूर की बहन थी, उससे संपर्क किया और बहन से उसकी पहले तो मोबाइल पे बात करवाई, फिर उसकी दुकान पे जा कर के जान पहचान बनवाई और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती कराई। इसके बाद दिनांक 23 को जो पीड़िता थे उसके पिता और आरोपी शहबाज की बहन दोनों बालाघाट में करुणा नगर में रूम पे, जब वो पीड़िता के पिता उसको छोड़ने गए और रूम में वो बैठे थे, तभी शहबाज भी वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ पीड़िता के पिता का फ़ोटो वीडियो बना लेता है, ऐसा शहबाज का कहना है। और फ़ोटो वीडियो बनाने के बाद में फिर वो उसको पीड़िता के पिता को धमकी देता है कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, अगर तुमने प्रकरण में राजीनामा नहीं किया तो उसको वो वायरल कर देगा। साथ में उसकी जो बहन थी वो भी उसको धमकी देती है पीड़िता के पिता को कि अगर वो राजीनामा नहीं किया या फिर उनके कहे अनुसार उसको पैसा नहीं देता है तो वो उसको बलात्कार के झूठे केस में फंसा देगी। और इस तरीके से उसने जो है पीड़िता के पिता से 15,000 रुपये भी पहले वसूल लिए लड़की ने और 1 लाख रुपए और मांग कर रहे थे। जब पीड़िता के पिता परेशान हो गया तो उसने कल थाना कोतवाली में आकर के लिखित आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र पर से थाने में अपराध पंजीबद्ध किया और दोनों आरोपी शहबाज और उसकी बहन को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उनको जिला जेल में भेजा गया है। सुदूर वनांचल आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनगुड्डा में भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोहपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम एकीकृत शासकीय हाईस्कूल सोनगुड्डा में प्रभारी प्राचार्य एच.एल. केडाम ने पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया। प्राथमिक शाला में श्री डोंगरे जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बालक आश्रम में आश्रम अधीक्षक एच.एल. केडाम के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पुलिस चौकी पहुंची, जहां पुलिस चौकी सोनगुड्डा में चौकी प्रभारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं ग्राम पंचायत सोनगुड्डा में सरपंच कमल सिंह धुर्वे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया।
लालबरा नगर मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अधिवक्ता संघ के द्वारा भी तहसील परिसर में अलग से अपना ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया, परंतु अधिवक्ताओं ने प्रभारी तहसीलदार सुरेश उपाध्याय पर ध्वजारोहण करने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं अधिवक्ता संघ के द्वारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को तहसील कार्यालय परिसर में अलग से अधिवक्ताओं को ध्वजारोहण करने की अनुमति नहीं देने की शिकायत क्षेत्रीय विधायक व मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से की गई। तब प्रभारी तहसीलदार के द्वारा ध्वजारोहण करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद अधिवक्ता संघ के द्वारा अपना संघ का अलग से 26 जनवरी को प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस तरह से प्रभारी तहसीलदार के द्वारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर अधिवक्ता संघ लालबरा को ध्वजारोहण करने से मना करने के कारण अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़े, जिससे अधिवक्ताओं में प्रभारी तहसीलदार के प्रति आक्रोश भी देखा गया। पहली बार गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण अधिवक्ता संघ लालबरा में पहली बार फहराया गया है। वो भी पहली बार फहराने का कारण यह है कि पिछली जो 26 जनवरी के समय तहसील कार्यालय और तहसील प्रभारी द्वारा किसी भी अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी गई थी आमंत्रण की, और 7:30 बजे का जो टाइमिंग रहता है उसके पहले ही 7:17 पर इन्होंने किसी का इंतज़ार किए बिना ध्वजारोहण कर दिया था। फिर हमने उस पर आपत्ति भी लिया था और फिर हमने उसी समय हमारे अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया कि अब हमारा जो ध्वजारोहण हम अपना स्वयं का अलग करेंगे, क्योंकि हमको आमंत्रित करते नहीं, हमको अपमानित करने का काम इन्होंने प्रशासन ने किया था उस समय। और हमको अधिवक्ता संघ का जो ध्वज है हर कोर्ट में, वाराणसी हो, बालाघाट में, प्रदेश में या देश में कहीं भी हो, न्यायालय का भी ध्वज फहरता है, अधिवक्ता संघ का भी ध्वज फहरता है। जब इस विषय पर दूरभाष पर प्रभारी तहसीलदार सुरेश कुमार उपाध्याय से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि तहसील कार्यालय परिसर में पूर्व से एक ही ध्वजारोहण होते आ रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु अधिवक्ताओं के द्वारा अलग से तहसील परिसर में ध्वजारोहण करने की तैयारी की जा रही थी। इसलिए उनसे कहा गया था कि एक परिसर में 2 ध्वजारोहण नहीं कर सकते। तहसील कार्यालय के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय पर्व मनाने की बात कही गई, क्योंकि एक परिसर में 2 ध्वजारोहण नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने मना किया गया था। इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को भी दे दी गई थी, परंतु बाद में उन्होंने अपने संघ का अलग से ध्वजारोहण किया। श्री उपाध्याय ने यह भी बताया कि उनका अपना परिसर नहीं होने के कारण अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि वे तहसील परिसर में ध्वजारोहण करना चाह रहे थे। वाराणसी बालाघाट मार्ग पर स्थित 12 रेलवे क्रॉसिंग के पास 27 जनवरी की दोपहर करीब 2 बजे अचानक वन्य प्राणी चीतल कुएं में गिर गए, जिसका वन विभाग के द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में उसे छोड़ दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासुनी नगर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में वन्य प्राणी निवासरत भी है। ऐसे में एक वन्य प्राणी चीतल 27 जनवरी को भटक कर शहर के अंदर आ गया, जो ग्राम वारा की बस्ती के पीछे ट्रेन की पटरी को पार कर रूसिया पेट्रोल पंप की ओर आ रहा था। जहां वेल्डिंग दुकान में काम होता देख वहां थोड़ा घबरा गया, जिसके बाद अचानक वेल्डिंग दुकान के बाजू से रास्ता समझकर जहां सामने दीवार होने से वह अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गया, जिस पर आसपास के लोगों ने आकर देखा और तत्काल घटना की जानकारी दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासुनी कार्यालय को दी गई, जिस पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचकर वन्य प्राणी चीतल का रेस्क्यू कर उसे कुएं से बाहर सुरक्षित निकालकर अपनी अभिरक्षा में लेकर उसके प्रकृति आवास वन्य क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया। वारासुनी शहर तरफ से आ रहा था, बबलू नकपुर की दुकान से नहक करके यहाँ तक पहुँचा था। ये इधर से भागते भी आएगी रेलवे पटरी नहक करके इधर से। तो ये इन लोग दुकान में बैठे हुए थे, वेल्डिंग काम करने वाले। इन लोगों ने देखे तो बोले कि अबे हिरन आया हिरन आया हिरन आया। तो 2-4-5 लोग खड़े हो गए। तो वो सीधा ये रास्ते से निकले। यहाँ पर उसको रास्ता कोई नहीं मिला, सीधा कुआं मिला। तो कुआं में वो सीधा सटा गई। तो इन लोग पीछे गए देखने के लिए। मैंने गाड़ी खड़ी किया, मैं भी यहाँ से जाने की कोशिश की। मैंने यहाँ देखा कुएं में, तो कुएं में हिरन, मतलब यार हिरन तो यही है। फिर पीछे से दौड़ के आए सब लोग और रस्सा वस्सा डाल करके हमने कोशिश की निकालने की। फॉरेस्ट की टीम को अपन ने फोन किया, उसके में टीम आ गई। तो उन्होंने अपना रस्सा जाला के अनुसार व्यवस्था से निकाल करके अभी लेके जा रहे हैं उन लोग। आज 2 बजे हमको सूचना मिली कि रूसिया पेट्रोल पंप वारासुनी के पास में कोई कुआं है, वहाँ पे चीतल गिर चुका है। तो हमारे वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम है हमारे द्वारा वहाँ जाकर के तुरंत रेस्क्यू किया गया एवं उनको सकोसर जंगल में छोड़ा गया। महोदय, क्या उम्र रही होगी? चीतल की उम्र 5 वर्ष की है लगभग और नर चीतल है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेवरगांव कला में चोरों ने दिन दहाड़े शिक्षक हंसराज मेश्राम के सोने मकान का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी सहित नकदी रुपये की चोरी कर ली गई। यह चोरी 25 जनवरी को 2 बजे करीब हुई। किरणापुर पुलिस ने शिक्षक हंसराज मेश्राम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेवरगांव कला निवासी शिक्षक हंसराज मेश्राम शासकीय हाईस्कूल धड़ी में पदस्थ है। इनके परिवार में पत्नी अर्चना मेश्राम, पुत्री बिंदिया मेश्राम और अंचल मेश्राम रहते हैं। 25 जनवरी को शिक्षक हंसराज मेश्राम रोज की तरह 10 बजे शासकीय हाईस्कूल धड़ी चले गए थे, जिनकी बड़ी बेटी बिंदिया मेश्राम पोस्ट ऑफिस ड्यूटी करने ग्राम हट्टा चली गई थी। छोटी बेटी भी ITI करने के लिए बालाघाट आ गई थी। घर में उनकी पत्नी अर्चना मेश्राम थी। 1 बजे करीब अर्चना मेश्राम अपने घर में ताला लगाकर गांव में ही टैक्स वसूली करने के लिए गई थी। 2:30 बजे करीब उनकी बड़ी बेटी बिंदिया मेश्राम घर आई। देखा तो घर के दरवाजे का ताला टूटा था और अलमारियाँ खुली थी। खबर मिलते ही शिक्षक हंसराज मेश्राम अपने घर पहुंचे। तभी उनकी पत्नी भी आ गई थी। सभी ने घर में रखा सामान तलाश किया तो अलमारी में रखे पुराने सोने के जेवर सहित 15,000 रुपये नगद वहां नहीं थे। चोरों ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए की चोरी कर ली थी। किरणापुर पुलिस ने हंसराज मेश्राम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। कटंगी विधायक गौरव सिंह पारदी के द्वारा शुक्रवार को स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन कर विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी गई। प्रेस वार्ता में विधायक गौरव सिंह पारदी ने बताया कि कटंगी क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की और उन्होंने 26 जनवरी को शहर में किए गए 3 भूमि पूजन की भी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने शहर में बन रहे गार्डन की जगह शीघ्र ही निर्धारित कर उसका भी भूमि पूजन जल्द ही करने की भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बड़े शहरों की तरह ही कटंगी शहर में भी एक छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक क्लब और एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हमारे प्रयास से शासन ने ले ली गई है। इसके अलावा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए बीरपुर नगर परिषद के कार्यकाल में 2 करोड़ रुपए की राशि आई थी, जिसका उपयोग भी कटंगी नगर परिषद के द्वारा अब तक नहीं किया गया। इस कार्य को अब शीघ्र ही शुरू किया जाएगा, जिसके लिए बड़े तालाब का सीमांकन भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से 28 से 29 दिसंबर को कराया जा रहा है। सौंदर्यीकरण का कार्य जगह और बजट को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। आप सभी के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम सब नगरवासियों ने मिलकर बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे करवाया। उसके पश्चात 2 भूमि पूजन कार्यक्रम नगर परिषद क्षेत्र के कराए गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बीच का पोर्शन रह गया था जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई थी, तो नगर परिषद के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा वो कराया गया। साथ ही साथ
एक तालाब सौंदर्यीकरण का जो कार्य है नट्टी टोला वार्ड नंबर 2 वहाँ पे होना है, उसका भी भूमि पूजन आज कराया गया है। चूँकि आप सब लगभग नगरीय क्षेत्र के, तो पहले मैं जो नगरीय क्षेत्र में हम लोग आने वाले समय में कार्य करने वाले हैं उनको लेके एक छोटी सी जानकारी आप सबके माध्यम में और देना चाहता हूँ। 2 भूमि पूजन हो चुके हैं, इसके बाद एक गार्डन का और कार्य किया जाना है, जिसका जल्द ही जगह निर्धारित करके भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा हमने नगर में विकास के दृष्टिकोण से एक इंडोर स्टेडियम की सैद्धांतिक अनुमति ले लिए है। मैं समझता हूं कि कटंगी नगर के लिए एक बड़ी परिचर्चा रहेगी, बड़ी सौगात रहेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमने सैद्धांतिक अनुमति ले लिए हैं वो धरातल पे उतरेगी और बहुत जल्दी उसको हम यहाँ पे कटंगी नगर में देखेंगे कि हमारे बीच में भी एक छोटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें इंडोर स्टेडियम भी रहेगा वो कटंगी नगरीय क्षेत्र में रहेगा। विगत कुछ दिनों में हमारी सरकार आने के बाद माननीय 11 दिसंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में शपथ ली, तब से हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हमारा नगरीय क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। लगभग 7 साल पहले हमारे जब भाऊ हिमेश देशमुख जी नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, तब 2 करोड़ की राशि आई थी यहाँ पे तालाब के सौंदर्यीकरण से के लिए, किंतु वो कार्य विभिन्न कारणों से रुका रहा। जब हमारे नगर परिषद में अध्यक्ष श्री वड्डू ठाकुर जी रहे, उन्होंने बोला कि वो कार्य हमको जल्दी पूर्ण करना है। उस दिशा में भी आप सब जानते हैं कि हम पुनः एक बार सीमांकन करा के, ताकि किसी के मन में कोई शंका नहीं रहे कि पूरी जमीन नगर परिषद ने लिए बगैर वो कार्य शुरू कर दिया। तो एक सीमांकन की प्रक्रिया शुरू की हमने, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल खामियां रहीं, तब हमने ड्रोन से कराने का निश्चय किया है। जहां तक 28-29 तारीख को ड्रोन के माध्यम से वो सीमांकन पूर्ण होगा। जो भी जगह प्राप्त होगी उसको ध्यान में रखते हुए और बजट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पूरी जगह मिल जाएगी वहां पे हम सौंदर्यीकरण कर लेंगे। बजट को ध्यान में रखते हुए उसमें हम कार्य करेंगे। उसका जो डीपीआर बना था पहले, वो डीपीआर जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली तहसील लामता के बुढ़िया गांव में एक मामला सामने आया है, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सुबह के समय स्कूल में फहराया गया झंडा देर शाम तक नहीं निकाला गया, जिस पर ग्रामीणों ने ऐतराज जताते हुए इस पूरे मामले की शिकायत तहसीलदार से की, जिन्होंने मामले की शिकायत करते हुए संबंधितों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग भी की। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि बुढ़िया गांव के एक सरकारी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया हो, बल्कि इसके पूर्व भी 2 बार सुबह के वक्त फहराया गया झंडा देर शाम तक नहीं उतारा गया था। वहीं 26 जनवरी 2024 को स्कूल प्रबंधन के द्वारा यह गलती एक बार फिर दोहराई गई है, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए संबंधितों पर वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की गई। जो 81 पे लगाया, मैडम ने बोले कि इसकी परंपरा होगी, रख दिए 2-4 दिन के लिए, तो इसलिए मैं चुपचाप काट दिया उनका फोन। मैं अभी टीआई साहब से बात करता हूँ, टीआई साहब से पूछ लेता हूँ। तो हमने लगाया, तहसीलदार को लगा दिए। यहाँ मौजूद पंचायत के सरपंच साहब को नहीं लगाया मैंने, तो लगा भी देते हैं। अब मेरे भाई लोगों ने लगाए होंगे, सरपंच साहब। ये पहली बार मर्तबा नहीं, इससे पहले यानी तीसरी बार है ये जो झंडा नहीं छोड़ा जा रहा है। तीसरी बार है इसी स्कूल में, इसी ग्राउंड के अंदर तीसरा राउंड है। अब ये पढ़ाई तो पालक लोग ही ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या आप बोले इस मेजर में अपने बच्चे आते तो बता पाते, अपने बच्चे नहीं पढ़ पाते। झंडा नहीं उतारने का क्या कारण है? ये झंडा उतरने का नहीं कारण, वो ये घमंड है इनको। ये सोचते हैं कि हमारा घर का है। ये एक बार नहीं है, ये कम से कम ये तीसरी बार है। इसके पहले भी हमने 2-3 बार अवगत करवा दिए थे कि मैंने कहा ये झंडा ऐसा खोल लो, तो भी मैंने 2 बार बताया। उसके बाद में झंडा खोले, पिछले बार यानी 2 साल पहले भी ऐसे हुआ। तो वही है यहाँ की लापरवाही है इनकी। कुल मिला के ये सोचते हैं कि हमारे घर का ही है। सर मैडम ने मेरे को बताई नहीं थी सर कि मतलब झंडा उतार लो। मैडम इसके पहले मतलब जो स्कूल के अध्यक्ष रहते थे उनको बता देती थी। अच्छा, तो आज किसी को आज बताया नहीं गया? आज नहीं बताया। इसके पहले यहाँ पे और ऐसी मामला हुआ था, इसी तरीके का ध्वजा उतारा नहीं गया था, और उसके पहले स्कूल में कुछ अनलीगल चीजें मिली थी। आप उस वक्त मतलब जो चीजें मिली थी वो किसी के द्वारा साजिश की गई थी। यहाँ आज जो किया गया था जी सर, प्रतिवर्ष अनुसार
क्या स्कूल के ही लोग उतार लेते थे। इस वजह से मैंने मतलब ध्वजा को उतारने का प्रयास नहीं किया सर, तो स्कूल के माध्यम से उतारा जाता था। मतलब स्कूल से पंचायत में सभी वहाँ पे चपरासी ये उतारते थे, इस वजह से मैंने सर उसको उतारने का प्रयास नहीं किया सर। गाँव वालों का कहना है जानकारी नहीं दिया जाता सर मुझे। गाँव वालों का कहना है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। हाँ सर, इससे पहले भी हो चुका है सर। कितनी बार हुआ? इससे पहले सर मेरे जाने में एक बार हुआ था सर। इसके पहले कौन था यहाँ पे? इसमें सर एक कोई सर थे सर मुझे नाम नहीं उनका पता। मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बुढ़िया गांव में प्राथमिक शाला स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया है, तो मैंने जो है अपने थाना प्रभारी साहब के साथ में आकर के और अभी आप सब लोगों के बीच में ध्वज सासमान उतारने की प्रक्रिया करवाई। अच्छा सर, ये जो गैर जिम्मेदाराना किए हैं इस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो विधि है, जो संहिता है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जो आचार संहिता है पालन करना चाहिए। यहाँ के जो पदस्थ हैं कर्मचारीगण उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई प्रभारी पर की जाएगी कि सभी पर होगी? देखिए, वो जो नियम में आएगा तो वो उस तरह से हम पूरी कार्रवाई करेंगे। रोड में ग्राम सलंगटोला के समीप पुल निर्माण का कार्य प्रगति में है। इसके बावजूद भी उदित इंफ्रा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार से डायवर्सन मार्ग का संकेत सूचक बोर्ड नहीं लगाने के कारण 25 जनवरी की रात 2 भारी युवक मोटरसाइकिल से गिर गए, जिसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चितेश मिश्राम उम्र 34 वर्ष ग्रामीण की व सत्यम सोनवाने उम्र 22 वर्ष बनेरा निवासी दोनों मोटरसाइकिल से लगभग शाम 7 बजे कुरेंडा परसवाड़ा जा रहे थे। निर्माणाधीन पुल में डायवर्शन का बोर्ड व संकेतक नहीं लगने के कारण गड्ढे को देखकर वह उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों गिर गए। दोनों को सर में गहरी चोटें आई, हाथ व पैर में भी चोटें आई, जिन्हें मौके से लामता थाना निरीक्षक उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका उपचार कराकर जिला चिकित्सालय बालाघाट के लिए रेफर किया गया। ताजुद्दीन औलिया की 26वीं मुबारक पर शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया की 163वें जन्म मुबारक पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के बस स्टैंड नगर पालिका गेट के सामने दरबार में बाबा के अकीकतमंदों के द्वारा केक काटकर लंगर आम का आयोजन किया गया, जिसका लुत्फ राहगीरों ने जमकर उठाया। अकीकतमंदों की जानिब से बाबा के जन्म मुबारक पर आयोजित यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से देर रात तक चलता रहा। शिक्षकों के अध्यापन शैली में निखार लाने के लिए शासन के द्वारा नए नए प्रयोग किए जाते हैं। प्रशिक्षण के जरिए शिक्षकों को शासन के नए कार्यक्रम व शिक्षा पद्धति के बारे में जानकारी देकर अपडेट किया जाता है। इसी कड़ी में स्थानीय डाइट परिसर में कक्षा 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जानकारी दी जा रही है। आपको बताया कि यह प्रशिक्षण विगत 16 जनवरी से प्रारंभ है। इसके लिए 10 बैच बनाए गए हैं। 2-2 बैच को प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीआरसी ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। पुलिस थाना वारासनी में 27 जनवरी को गोवारी समाज के पदाधिकारी सदस्य नगर के गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान से मुलाकात कर 26 जनवरी को सुचित नेवारे नामक युवक के साथ होने वाली बेरहम पिटाई का एक वीडियो जो वायरल हुआ था उस संबंध में कार्रवाई की जानकारी लेकर अपराध व जिसे प्रकार से इस हरकत की गई है उसे गंभीर बताते हुए थाना प्रभारी से गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी करना बताया गया। इस दौरान देखने में यह आया कि थाने में पहुंचे लोग पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। मामले में दर्ज अपराध को खानापूर्ति करार देते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करने लगे। घटना का जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि आरोपियों का झुंड युवक को मौत के घाट उतारने के लिए उतारू था, जो मरा छोड़कर उससे चले गए थे। इतने गंभीर अपराध में भी सामान्य धाराओं में अपराध दर्ज करना गलत है, जबकि पुलिस को इसमें बलवा, हत्या का प्रयास, रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराएं लगानी चाहिए थी। वहीं उक्त बातें थाना प्रभारी को भी कही गई। साथ ही मामले में धारा न बढ़ाने पर समाज के माध्यम से उग्र आंदोलन करने की भी उन्होंने चेतावनी दी।
आपको बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा वाराणसी नगर सहित क्षेत्र में लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा हुआ था। हर जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। तभी नगर के बड़ी नहर स्थित सम्राट सिटी केबल के सामने कुछ युवकों के एक झुंड के द्वारा एक व्यक्ति को दौड़ा कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर बेशुद्ध स्थिति में छोड़कर भाग गए थे, जिसे घायलों के मित्र व उपस्थित जनों के द्वारा शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका उपचार जारी है। उक्त घटना के थोड़ी देर बाद ही उसके संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा था, जो प्रत्यक्ष घटना बताई जा रही, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि दीनदयाल चौक के पास में अचानक कोस्ती निवासी 19 वर्षीय सूचित पिता श्रीराम नेवारे के साथ कुछ युवकों का एक झुंड विवाद करने लगा, जिस पर विवाद बढ़ता अधिक देखते हुए सूचित नेवारे अपनी जान बचाकर मौके से भागा। इसके पीछे करीब 1 दर्जन से अधिक लोग युवा दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सम्राट सिटी केबल के सामने उसे पकड़कर ईंट डंडे बेल्ट से मारपीट करने लगे। वहीं एक युवक ने तेज आक्रोश में बड़ी वाली ईंट उठाकर सुजीत के सर पे पटक दिया। वहीं दूसरा युवक बेल्ट से उसे मारता रहा, जिससे मौके पर सुजीत का सर फटने से बहुत ज़्यादा खून बहने से वह बेशुद्ध हो गया था। फिर पुनः वहीं पहला युवक ईंट उठाकर मारने का प्रयास किया तो बेल्ट से मार रहे युवक ने सुजीत नेवारे मर गया समझकर अपने साथी को पकड़कर वहां से फरार हो गए थे। इसके बाद आसपास के खड़े लोगों ने उसे उठाया तो देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे तत्काल सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था। यह वीडियो इतना भयानक था कि जिसने भी इसे देखा वह इस प्रकार के हैवानियत भरी मारपीट देखकर डर गया था। इस संबंध में आदिवासी गौरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे सहित समाज के पदाधिकारी सदस्यों के साथ वहीं नगर के गणमान्य नागरिक भी एक साथ पुलिस थाना पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए जिस सामान्य धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है उसकी जगह हमले की गंभीरता को देखते हुए गंभीर धाराएं लगाकर अपराध दर्ज करने की बात कही गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।